एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं। कल के वीडियो मैंने आपको बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या महत्व है। आज हम बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में कि समष्टि अर्थशास्त्र की क्या क्या सीमाएं हैं। तो चलिए पहले हम पॉइंट देख लेते हैं, इसके बाद इन सबका हम डिटेल करेंगे। तो पहला सीमा क्या है कि व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालने में खतरा। दूसरा हमारा है समूह की बनावट पर ध्यान न देना। तीसरा है विजातीय समूहों की समस्या। और चौथा है एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित करता है। अब चलिए इन सब की डिटेल कर लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालने में खतरा। चलिए देखते हैं इसको। यह आवश्यक नहीं होता कि व्यक्तिगत इकाइयों के संबंध में जो बात सत्य हो वह संपूर्ण समाज के लिए भी सत्य हो। पहला ही पॉइंट है, देखिए ये बात सही भी है कि बहुत सारी चीज़ें किसी एक व्यक्ति को प्रभावित तो कर सकती हैं लेकिन संपूर्ण समाज को प्रभावित नहीं कर सकती। या फिर कोई एक चीज़ किसी व्यक्ति के लिए सही है लेकिन संपूर्ण समाज के लिए सही नहीं है। उदाहरण लेते हैं कि यदि एक व्यक्ति बैंक से अपनी जमा निकालता है तो बैंक को कोई खतरा नहीं है ना। एक व्यक्ति गया बैंक में, उसने अपना पैसा निकाला, बैंक को कोई दिक्कत नहीं, बैंक से पैसा दे दिया। लेकिन उस बैंक के जितने खाताधारी हैं अगर सब एक साथ बैंक पैसा निकालने चले जाएं तो उससे क्या होगा, बैंक तो बंद हो जाएगा। क्योंकि जब सब लोग पैसा निकाल लेंगे तो बैंक फिर चलेगा कैसे। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट यही कहता है कि जो चीज़ किसी एक व्यक्ति के लिए सत्य हो सकती है तो वह संपूर्ण समाज के लिए या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर कोई व्यक्ति बैंक में गया, पैसा निकाला तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। लेकिन जितने उस बैंक के खाता धारक हैं अगर सभी एक साथ चले जाएं तो बैंक को समस्या हो जाएगी। यानी हमारा पहला ही पॉइंट था कि व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालने में खतरा। यानी समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है कि व्यक्तिगत इकाइयों के योग से ही निष्कर्ष निकालता है, जो कि खतरे का विषय इसकी पहली सीमा हुई। अब देखते हैं इसकी दूसरी सीमा। समूह की बनावट पर ध्यान न देना। वह नीतियाँ जो समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देती हैं वह कभी कभी भ्रामक परिणाम दे सकती हैं। यानी अगर जो कोई नीति है, कोई आप नीति बना रहे हैं, अगर उस नीति का जो समूह की बनावट है उस पे आप ध्यान नहीं देते हैं, उससे भ्रामक मतलब कि भ्रमित कर देने वाले परिणाम हमको मिल सकते हैं। उदाहरण लेते हैं कि मान लिया वर्ष 1990 तथा 91 में उत्पादन स्तर समान है। यानी कि 1990 और 1991 में उत्पादन स्तर एक समान है। जितना उत्पादन आपको 1990 में हुआ उतना उत्पादन 1991 में हुआ, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। परंतु यह संभव है कि 1990 में कृषि वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा तथा औद्योगिक वस्तु उत्पादन कम हुआ हो और 91 में कृषि वस्तुओं का उत्पादन कम तथा औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हुआ। अब मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण थ्रू, कैसे समझिए। देखिए हमने समूह में ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ ध्यान दिया कि 1990 में कितना उत्पादन हुआ और 1991 में कितना उत्पादन हुआ। दोनों उत्पादन हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं, समान बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 1990 में कृषि ज़्यादा हुई हो, यानी कृषि की पैदावार ज़्यादा हो गई और औद्योगिक क्षेत्र से उत्पादन कम आया। हमने कुल उत्पादन देखा तो बढ़िया रहा, ठीक है। और 1991 में ऐसा हो सकता है कि खेती कम हुई हो और औद्योगिक क्षेत्र से ज़्यादा उत्पादन हो गया हो। तो देखने में तो दोनों क्या लगते हैं, बराबर लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तरफ हमारा औद्योगिक क्षेत्र कमज़ोर रहा और एक साल कृषि क्षेत्र कमज़ोर रहा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा।
मान लीजिए दो भाई हैं, ठीक है, दोनों काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो मान लीजिए दोनों ने कुल 800 रुपये कमाए। तो ऐसा हो सकता है कि आज एक भाई ने 500 कमाए हों और एक भाई ने 300 कमाए हों, ठीक है, कुल 800 आया। और कल भी दोनों भाई ने 800 ही कमाया। तो ऐसा हो सकता है ना कि जिसने कल 300 कमाया था वो 500 कमाया हो, और जिसने 500 कमाया हो वो 300 कमाया हो। तो टोटल तो 800 है, लेकिन अंतर तो है ना दोनों के उत्पादन में। तो वही चीज़ है कि जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है कि समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देता है, वह टोटल पे ध्यान देता है। तो टोटल कभी कभी क्या होते हैं, भ्रामक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आया हो। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट करिए, हम आपका पूरा प्रयास करेंगे चीज़ों को समझाने के लिए। अगर आपको नोट्स पूरी चाहिए फ्री में, तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आपको पूरी नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। तीसरा आता है विजातीय समूहों की समस्या। विजातीय समूहों की समस्या। तो समष्टि विश्लेषण में यह आवश्यक नहीं है कि जिस समूह का अध्ययन किया जा रहा है वह सजातीय इकाइयों का ही बना हो, यदि समूह की रचना ऐसी इकाइयों के आधार पर हुई है। समझिए, विजातीय समूहों की समस्या। समष्टि विश्लेषण में यह आवश्यक नहीं है कि जिस समूह का अध्ययन किया जा रहा है वह सजातीय इकाइयों का ही बना है। मान लीजिए कि कोई समूह है, बनाया गया एक समूह, तो उसमें हो सकता है कि भिन्न भिन्न चीज़ें इकट्ठा की गई हों, तो एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अलग अलग समूह अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था कि विजातीय समूहों की समस्या। यानी आपको एक समूह दे दिया गया, आपने एक समूह आपको दे दिया गया, बाजार माज को दे दिया गया, और उसमें आपका सब्जी का भी है और गेहूं का भी है या और कोई बाजार है, ठीक है ना। आपने एक निष्कर्ष निकाल दिया, तो उससे क्या होगा, समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि सब्जी का एक अलग बाजार होता है और खाद्य वाली से गेहूं इसका एक अलग बाजार। तो ये समस्या आपको हो सकती है विजातीय समूहों की समस्या। और चौथा हमारा पॉइंट है, एक समूह अर्थव्यवस्था के विपरीत क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित करता है। देखिए, कोई भी समूह होता है वह अर्थव्यवस्था को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं जी, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप कुछ लोगों की आय बहुत बढ़ जाती है, जबकि अन्य की थोड़ी सी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। इतना ही नहीं, आय का वितरण असमान होने की स्थिति में संभव है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद व्यक्ति और अधिक गरीब हो जाए। समझिए, देखिए, अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई तो ऐसा लगा कि देश में विकास हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति थे जो पहले से ही ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। मान लेते हैं एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा पहले से ही, ध्यान समझिएगा, ठीक है, 1 लाख कमा रहा है, और एक 5,000 कमा रहा, ठीक है। अब 1 लाख वाले कमाई मान लीजिए 1.5 लाख हो गई, कितनी हो गई, 1.5 लाख हो गई, है ना, और इसकी घट के 2,000 हो गई। तो लेकिन अगर जब हम कुल जोड़ेंगे तो पहले कितना था, 1 लाख और 5,000, 1 लाख 5,000 था। अब जोड़ेंगे तो 1.5 लाख और 2,000, तो कितना होगा, 1,52,000। यानी पहले की तुलना में आय तो बढ़ गई है, लेकिन इस बेचारे की आय तो घटी ना, ये तो और गरीब हो गया ना, और ये तो और अमीर हो गया। लेकिन देश को लगेगा कि राष्ट्र का विकास हो रहा है। यानी किसी के लिए फायदा है तो किसी के लिए नुकसान है। ठीक है, समझ गए ना इस पॉइंट को आप, कि जो एक घटना किसी व्यक्ति को अलग तरीके से प्रभावित करती है और अन्य व्यक्ति को अलग तरीके से प्रभावित करती है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ठीक है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको हर हाल में तैयार कर लेना है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। कई बार पेपर में आ चुका है और लगभग ये आता ही रहता है। चलिए, एक तरफ आप बना लीजिएगा व्यष्टि और एक तरफ समष्टि।
ठीक है। आपको नोट्स चाहिए तो आज ही आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको पूरी नोट्स फ्री में दी जाएगी, 1 रुपये कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। देखते हैं व्यष्टि और समष्टि में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग आदि। मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा जरूर देखिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योग अर्थात राष्ट्रीय योग का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल विनियोग, कुल उपभोग आदि। ठीक है, समझ लीजिए पहला अंतर बहुत सिंपल है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति हो गया, एक परिवार हो गया, एक फर्म हो गया, एक उद्योग आदि। और समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योग का अध्ययन किया जाता है, जैसे आपका कुल राष्ट्रीय आय हो गया, कुल विनियोग हो गया, कुल उपभोग आदि। दूसरा पॉइंट क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के पूरे समग्र के एक अंश का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, समग्र के यानी पूरे के एक टुकड़े का, पूरे के एक टुकड़े का अध्ययन किसमें करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और समष्टि में समग्र का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे का अध्ययन हम कर लेते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था का। और व्यष्टि, तीसरा पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। अगर हम इसके विषय की बात करें तो कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना इसका मुख्य विषय है। और समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है, राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण। चौथा, व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत निर्धारण हेतु अन्य बातें समान रहती हैं कि मान्यता लेकर चलता है। जब कीमत निर्धारण करता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मान लेता है कि अन्य बातें समान हैं, ना तो ज़्यादा गरीबी है और ना ज़्यादा पैसे आए, यानी सभी बातें समान हैं, तभी वो इसका अध्ययन करता है। और समष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से समान संतुलन के आधार पर कुल मूल्य एवं उत्पादन के विभिन्न स्तरों के निर्माण का अध्ययन करता है तथा विभिन्न बाजारों की परस्पर निर्भरता पर बल देता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है ये समान संतुलन में ध्यान देता है कि बाजारों की निर्भरता कैसी है, सब पे ध्यान देके ये नियम को बनाता है। आगे 5वां पॉइंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को आधार माना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं हम, जो योग होता है समष्टि को, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया है। और समष्टि में क्या करते हैं, सभी का योग करके निकालते हैं। 6वां, इसमें रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तन माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तनशील माना जाता है। इसमें रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को स्थिर मानते हैं। अगला हमारा है, यह व्यक्तिगत संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में सहायक है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है क्या इसके सहायक है, व्यक्तिगत संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में सहायक है। और यह राष्ट्रीय या संपूर्ण समाज की नीतियों के निर्माण में सहायक है। अगर ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स की क्लास को चाहते हैं कि रेगुलर चलती रहे, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलेंगे कल आगे के टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।